अगले दिन ठीक 9 बजे सिद्धार्थ अपने साथ स्टोर रूम में रखे हुए तमाम जरूरी टूल्स लेकर तैयार बैठा हुआ था। बूढ़े बाबा के आते ही गौरी और सिद्धार्थ उनके साथ सबसे पहले गांव की सूखी नदी के किनारे वैसी किसी लाश को ढूंढने के लिए निकल गए। वीरानगढ़ की आबादी लगभग 2500 के करीब थी। नदी में आमतौर पर बरसात के दिन में भी काफी कम पानी रहा करता था। पानी की जरूरत की पूर्ति कुएं और बावड़ियों से ही होती थी। एक पुराना गांव होने के नाते गांव में लगभग 400 से 500 घर थे। ऐसा नहीं था कि गांव में मॉडर्न फैसिलिटीज बिल्कुल भी नहीं थी और गांव हद से ज्यादा पिछड़ा हुआ था। गांव में बहुत से लोग पढ़े लिखे थे और उन्हें चीजों के बारे में समझ भी थी। ये बात सच है कि उस जगह के रहस्यमयी और भूताहा होने के कारण बहुत सी चीजें वहां पर नहीं पहुंच पाती थी। हालांकि कोई भी वहां एक बार आ जाने के बाद दोबारा जिंदा वापस नहीं लौट पाया था। लेकिन ऐसा नहीं था कि वहां चीजें पहुंच ही नहीं पाती थी। दरअसल गांव के सरहद पर दूसरे गांव के लोग चीजें बेचने और सामान पहुंचाने के लिए आ जाया करते थे। लेकिन उस गांव में शमशान एक से ज्यादा थे। दरअसल गांव का एक बड़ा हिस्सा लोगों की लाशें जलाने और दफन करने के काम ही आता था। आमतौर पर सिर्फ बच्चों की लाश ही दफनाई जाती थी। कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि जिनकी मौत शादी से पहले हो जाया करती थी उन्हें भी दफनाया जा सकता था। बात तो ये थी कि उस पहेली में इस बात का बिल्कुल भी जिक्र नहीं था कि वो लाश किसी बच्चे की थी या किसी जवान गैर शादीशुदा शख्स की। इससे पहले कि वे लोग लाशों को ढूंढना शुरू कर देते, गौरी ने बूढ़े बाबा से पूछा, बाबा, जिस गांव में लाशों को बहुत ही कम दफनाया जाता है वहां हमें ऐसी पुरानी लाश कैसे मिल सकती है? मैंने तुम लोगों से पहले ही कहा था कि उन पहेलियों में से कोई भी पहेली आसान रहेगी। तुम्हारा ये सोचना ही गलत है। अगर हम लोग कोशिश करेंगे तो हमें वैसे भी लाश मिल सकती है। जब सिद्धार्थ, बूढ़े बाबा और गौरी वे तीनों सूखी नदी की तरफ आगे बढ़े थे तो उन्होंने मिस्टर बजाज से कहा था कि अगर प्रीतम वहां आए तो वे उसे भी उधर शमशान की तरफ ही भिजवा दे। वैसा ही हुआ भी। जब वे लोग शमशान घाट के इधर उधर ऐसी किसी जगह को ढूंढ रहे थे जहां कोई लाश दफनाई हो तो उन्हें वहां आसपास बहुत सारी हड्डियां दिखाई दी। उनमें से कुछ ऐसी हड्डियां थी जो जलाए जाने के बाद शायद ठीक से जल नहीं सकी थी। शमशान घाट की छत काफी झरझर हालत में थी। दरअसल वह एक टीन शेड था जिसकी ठीक से मरम्मत नहीं हो पाई थी, जो इससे भी पुराना शमशान था। वहां तो बस लाशों को जलाने के लिए 4-6 खंबे ही गड़े हुए थे जिन पर चिता सजाई जाती थी। गांव की पंचायत के पास इतना ज्यादा पैसा नहीं था कि वो शमशान घाट की मरम्मत करवा पाती। वैसे भी गांव में इस काम के लिए पंचायत के पास जो पैसा आया था उनमें से आधा पैसा तो पंचायत के लोग खा गए थे। छोटा गांव होने के बावजूद भी वीरानगढ़ भी करप्शन से छोटा नहीं था। अंतिम संस्कार के वक्त इस्तेमाल होने वाली बहुत सी चीजें वहां पर इधर उधर बिखरी पड़ी थी। कुछ टूटे हुए मटके, चूड़ियां, टूटी हुई बांस की बनी अर्थियां, लाल साल, सफेद कफन, पुरानी झाड़ू, मरे हुए लोगों की चीजें जैसे उनके जूते, कपड़े और भी बाकी चीजें इधर उधर पड़े हुए थे। नेगेटिव एनर्जी के बारे में जो कुछ सिद्धार्थ ने पढ़ रखा था वो उस जगह इस कदर फैला हुआ था कि उससे ज्यादा नेगेटिविटी और कहीं देखी ही नहीं जा सकती थी। शांति के नाम पर सन्नाटा और वीरानगढ़ का वीराना मानो शमशान और उस हवेली की ही देन थे। ढूंढे से भी कहीं जमीन के ऊपर खंजर या ऐसी कोई चीज दिखाई नहीं दे रही थी। सूखी नदी के आसपास की जमीन तो आमतौर पर बबूल, बेर और दूसरी कटीली सूखी झाड़ियों से घिरी रहा करती थी। वहां आसपास कुछ पुराने पीपल और बरगद के पेड़ लगे हुए थे। कुछ दिन पहले हुई बारिश की वजह से वहां थोड़ी थोड़ी हरी घास भी उगाई थी, लेकिन
इस हरियाली का मतलब खुशहाली से बिल्कुल भी नहीं था। वीरानगढ़ की खुशहाली तो उस हवेली के रहस्य से पर्दा उठाने में ही थी। उन्हें वहां पर एक पीपल के पेड़ के नीचे कब्र जैसा कुछ दिखाई दिया। उन्हें यह तो पता नहीं था कि जिस खंजर वाली लाश की उन्हें तलाश थी, उसमें खंजर बाहर से ही दिखाई देने वाला था या अंदर लाश के ऊपर रखा होगा। इसलिए उन्होंने सोचा कि उन्हें लाशों को खोद कर देखना पड़ेगा। मुझे लगता है हमें ऐसी लाशों को देखना चाहिए जिनकी या तो किसी ने हत्या की है या तो जिन्होंने खुद को छुरा मारकर अपनी जान दी हो, या कब्रिस्तान में ऐसे लोगों के लिए कोई अलग जगह बनी हुई है। सिद्धार्थ ने बूढ़े बाबा और प्रीतम से पूछा, क्योंकि प्रीतम की बहन ने भी आत्महत्या की थी, इसलिए वो जानता था कि ऐसे लोगों को शमशान में किस जगह पर दफनाया गया था। उधर उस तरफ उस बड़े बरगद के पेड़ के आसपास की जमीन पर ऐसी ही अकाल मृत्यु वाले लोगों को दफनाया गया है, प्रीतम ने सिद्धार्थ से इशारा करते हुए कहा। वो जगह उन लोगों के लिए थोड़ी दूर पर थी। वहां जाने पर उन्होंने देखा कि वहां पर करीब 10 लोगों को दफनाया गया था। अपने हाथों में औजार लेकर सिद्धार्थ और बाकी सभी लोग पहले कब्र को खोदने लगे। अब तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक था, लेकिन कब्र को थोड़ा आगे खोदते ही वहां किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। आवाज सुनते ही वे लोग सामान छोड़कर पीछे हट गए। उन्होंने खुदाई का काम रोक दिया। थोड़ी ही देर बाद वो आवाज आनी बंद हो गई। आगे बढ़े और दोबारा उस कब्र की खुदाई शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद उसमें से एक चीख सुनाई दी और अचानक खुदाई के औजारों में खून लग गया। सिद्धार्थ, देखो, वहां से खून निकल रहा है। क्या वो लाश अभी भी दफनाई गई होगी? लेकिन अगर ऐसा भी है तो फिर वो बच्चे की रोने और चीखने की आवाज सुनाई दी थी। गौरी ने कहा, नहीं, जहां तक मैं जानता हूं पिछले बहुत दिनों से ऐसा कोई भी नहीं मरा होगा जिसे यहां दफनाया गया हो। प्रीतम ने कहा, चाहे जो हो, हमें खुदाई जारी रखनी है। चलो प्रीतम, फिर से शुरू हो जाओ, सिद्धार्थ ने कहा। आगे खुदाई जारी रखने पर उनके सामने आया एक बच्चे का कंकाल। सिद्धार्थ ने इन दिनों एक किताब में यह भी पढ़ा था कि अगर उससे कभी किसी लाश की अपमान हो जाए तो वो वहां मौजूद आत्मा को शांति करने के लिए वो वहां पर हल्दी कुमकुम लगाकर नींबू लटकाकर छोड़ सकता था। ऐसा करने से उसे उन आत्माओं के गुस्से से बचने में मदद मिल सकती थी। सिद्धार्थ ने वैसा किया भी। जब वहां पर खंजर नहीं दिखाई दिया तो वे दूसरे कब्र की तरफ आगे बढ़े। उन्होंने वहां जैसे खुदाई करनी शुरू की, तेज आंधियां चलने लगी। धूल, रेत और कचरा इधर उधर उड़ने लगा। वहां अजीब सी तेज आवाज करते बहने लगी। सिद्धार्थ ने गौरी का हाथ पकड़ा और बाकी सबसे कहा, नीचे बैठ जाओ और एक दूसरे के हाथ पकड़ लो। मुझे नहीं लगता कि यह हवा ज्यादा देर चलने वाली है, सिद्धार्थ ने कहा। थोड़ी देर बाद जब तेज हवा चलनी बंद हो गई, एक और तेज हवा का झोंका आया और उसने गौरी को उड़ाकर उसके कदम से दूर फेंक दिया। किस्मत से वहां की जमीन रेतीली थी, इसकी वजह से गौरी को ज्यादा चोट नहीं आई। सिद्धार्थ गौरी को उठाने के लिए गौरी के पास भागा। तभी वहां पर कुत्तों की रोने की आवाज आने लगी। गौरी, तुम ठीक तो हो? सिद्धार्थ ने पूछा। हाँ सिद्धार्थ, बस थोड़ी ही खरोंचें आई हैं, बाकी मैं ठीक हूं, गौरी ने कहा। हमें और भी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। अगर अब की बार आंधी आए तो पहले ही नीचे बैठ जाना, सिद्धार्थ ने कहा। खुदाई जारी रखते हुए अचानक किसी चीज से कुदाल के टकराने की आवाज आई। बाबा, मुझे लगता है कि शायद इसी कब्र में खंजर भी दफन है। प्रीतम, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, सिद्धार्थ ने कहा। वे लोग फिर से जल्दी जल्दी मिट्टी उस कब्र के बाहर फेंकने लगे, लेकिन उन्होंने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी हाथ नहीं लगा। वहां अंदर एक कंकाल था और उसके साथ में कुछ तांबे के घड़े रखे हुए थे। उन घड़ों के अंदर कुछ पुराने जमाने के तांबे के सिक्के पड़े हुए थे। प्रीतम, क्या तुम इन सिक्कों को अपने घर लेकर जाना चाहोगे? सिद्धार्थ ने पूछा। मालिक, मुझे अपनी जिंदगी से प्यार है। मैं ऐसे सिक्कों का क्या करूंगा जो कि चलन में भी नहीं है। इन सिक्कों के साथ साथ लाश से जुड़ी आत्मा भी मेरे घर के चक्कर लगाने लगेगी, प्रीतम ने कहा। अब वे लोग तीसरे कब्र की खुदाई करने के लिए आगे बढ़े तो अचानक
आसमान में घंघोर काले बादल छा गए। एक बार फिर से तेज आंधी तूफान आने लगा, लेकिन इस बार हवा के साथ साथ बारिश की मोटी मोटी बूंदें भी गिरने लगी। वहां आसपास छुपने की और ऐसी कोई भी जगह नहीं थी, इसलिए वे सभी लोग तुरंत भागकर शमशान में बने उस शेड में ही जाकर छुप गए। अब तक वहां ऐसा खतरनाक कुछ भी नहीं हुआ था और लग रहा था कि आसानी से वे लोग उस लाश को खोजने में कामयाब हो जाएंगे। उस शेड के अंदर कुछ मुर्दों की राख और कुछ आधी अधूरी जली लकड़ी का कोयला, उसमें मिली कुछ अस्थियां, थोड़ा बहुत गुलाल और तांबे के एक दो छोटे लोटे और कुछ सिक्के पड़े हुए थे। अचानक वहां पर कहीं से एक काली बिल्ली आई, जिसके बाल बहुत घने थे। बिल्ली मोटी ताजी थी, इसकी आंखें पीली थी और उनमें बहुत ही खतरनाक चमक भी थी। वो बिल्ली कुछ ही देर बाद अचानक रोने लगी। गौरी उस बिल्ली को देखकर डर गई। डरो नहीं, मुझे नहीं लगता इसमें डरने की कोई बात है। बारिश से बचने के लिए ये बिल्ली भी हमारी तरह इस शेड में आ गई है। शायद वो भूखी होगी, इसलिए वो रो रही है, सिद्धार्थ ने कहा। ये कहते हुए उन लोगों ने उस बिल्ली की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। बस गौरी अब भी टकटकी लगाकर उस बिल्ली की तरफ ही देख रही थी। बाहर हो रही बारिश की वजह से वहां का मौसम थोड़ा ठंडा हो गया था, लेकिन उस काली बिल्ली को देखकर घबराहट के मारे गौरी को पसीना छूट रहा था। जब उन लोगों का ध्यान उनके बगल में बह रही सूखी नदी में बहते हुए पानी पर था, बूढ़े बाबा और प्रीतम ने भी उस नदी में इतना पानी बहते कभी नहीं देखा था। उसी बीच जोरदार बिजली कड़की और गौरी के देखते देखते ही वो बिल्ला एक चुड़ैल में बदल गई। काले कपड़ों में वो चुड़ैल घुटनों पर अपना सिर रखकर बिल्ली की आवाज में ही रोने लगी। उसे देखकर गौरी की बोलती बंद हो गई। उसके हाथ पैर ने काम करना बंद कर दिया। वो बस एकटक उस चुड़ैल की तरफ ही देख रही थी। अचानक जब वो चुड़ैल फूट फूट कर जोर जोर से रोने लगी, तो गौरी के हाथों से किए गए इशारे को देखकर सिद्धार्थ उधर मुड़ा और उस चुड़ैल को देखकर बाकी लोग भी हक्के बक्के रह गए। बाहर हो रही तेज बारिश और उनके सामने बैठी उस चुड़ैल को देखकर समझ नहीं आ रहा था कि वहां रुके या वहां से बाहर भागे। परेशानी तब और बढ़ गई जब जैसे ही उन लोगों ने अपने कदम बाहर भागने के लिए बढ़ाए, तो उन्होंने पाया कि उनके पैर वहीं पर जम चुके थे। लाख कोशिश करने पर भी उनके पैर टस से मस नहीं हो रहे थे। वो चुड़ैल कभी जोर जोर से आंसू बहाती तो कभी हंसने लगती। उसने जैसे ही अपना मुंह इन लोगों की तरफ घुमाया तो उसे देखकर सबका कलेजा मुंह में आ गया। अरे, मुझे क्या पता था कि सचमुच तुमसे मिले 1000 रुपए के बदले मुझे मौत मिलने वाली है। बाबा कुछ करो, आपने तो कहा था कि आपके होते हुए मुझे कुछ नहीं होगा। मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। प्रीतम ने डर से कांपते हुए कहा। प्रीतम की हरकतें देखकर सिद्धार्थ मन में सोचने लगा कि यह तो जब मुझसे मिला था तो अपनी बहादुरी के बड़े बड़े किस्से सुना रहा था, लेकिन इस वक्त उसकी हरकत देखकर सिद्धार्थ को चिढ़ हो रही थी। वो चुड़ैल सचमुच बहुत खतरनाक लग रही थी। उसके हाथों और पैरों के नाखून लंबे लंबे थे। उसके पैर दूसरी तरफ मुड़े हुए थे। उसका झुर्रियों से भरा लटका हुआ चेहरा जिससे खून टपक रहा था। आंखों की जगह सिर्फ काला अंधेरा और दूध की तरह सफेद उसके लंबे लंबे बाल जो आसपास सभी जगह बिखरे हुए थे। तेज हवा में वो लहराते हुए बड़े खतरनाक दिख रहे थे। उसके होठों से खून टपक रहा था और जब वो दांत खोलकर हंस रही थी तो उसके दांत ऐसे नुकीले दिखाई दे रहे थे मानो वो अभी आपका खून चूस लेगी। सिद्धार्थ, ये कौन सी भूतनी है? मुझे लगता है कि हम सबको अभी मार डालेगी और हमारा खून पी जाएगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। सिद्धार्थ, प्लीज कुछ करो। डरी सैमी गौरी सिद्धार्थ के हाथ पकड़कर सिद्धार्थ से कहने लगी, तो कौन बनेगा उस चुड़ैल का शिकार? क्या होगा उन सब लोगों का? क्या वो चुड़ैल बिना कुछ किए वहां से चली जाएगी? या सिद्धार्थ के पास उस चुड़ैल से बचने का कोई उपाय है? क्या सिद्धार्थ उस चुड़ैल को वहां से भगा सकता है? और
क्या होगा पहेली का जानने के लिए सुनते रहिए।